सो ओके फ्रेंड्स, पिछली बार जैसा अपन ने बात करी थी, अप्लाइड फिजिक्स आपका 2002 के नाम से है। और इस 2002 के नाम से कोर्स कोड में जो पहला चैप्टर अपना होता है वो है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, तरंग गति और इसके अनुप्रयोग। इसमें तरंग गति और इसके अनुप्रयोग जो पहला चैप्टर है, आप लोग 11th-12th में देखा हुआ आपने, तो 11th में ये कवर होता है, और नहीं है तो हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। तरंग गति जो हम बात करते हैं, मोटे तौर पर जो आवाज आप मेरी सुन पा रहे हैं या मुझे आप देख पा रहे हैं, इन दोनों के पीछे कहीं ना कहीं तरंग वेव रिस्पॉन्सिबल होती है। मुझे आप सुन पा रहे हैं वो साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगों के कारण से होता है। मुझे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो वो लाइट वेव्स या जिसको हम प्रकाश तरंगे कहते हैं, इनके कारण से होता है। यदि मोटे तौर पे जो सिलेबस के हिसाब से हम बात करें, अपने को फर्स्ट ईयर में क्या क्या देखना है, सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे तरंग गति या वेव मोशन क्या होता है। तरंग गति के बाद में तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, जितने भी प्रकार की तरंगे हैं उनकी अपन बात करेंगे। मोटे तौर पे दो प्रकार की तरंगे हैं। तीसरे प्रकार की तरंग क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगे किसको कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं। उसके साथ में हम अनुप्रस्थ तरंगे जिनको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ में कुछ परिभाषाएं हैं, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल और आवृत्ति, ये भी हम देखेंगे। तरंग गति, जैसा हमने कहा कि आप मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या कोई भी चीज की विजिबिलिटी होती है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, वो इस पर गिरता है, उससे रिफ्लेक्टेड होता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, हम उसको देख पाते हैं। आवाज यहाँ से मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, साउंड वेव्स एक तरह से क्रिएट होती हैं। मेरा कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट करता है, कोडिंग करता है, डिकोडिंग करता है आपके एंड पे, और आपका स्पीकर उसको वापस साउंड वेव्स के फॉर्म में, एक प्रकार के वाइब्रेशंस के फॉर्म में उसको वापस आपके कानों तक पहुंचाता है। तो ये सारी तरंगे हैं। मोटे तौर पे जब हम तरंग को परिभाषित करते हैं, तो तरंग के लिए हम कहते हैं कि तरंग एक तरह से ऊर्जा के संचरण की एक विधि है। अ वेव इज अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तरंग गति ऊर्जा संचरण की एक विधि है जिसके द्वारा विभिन्न माध्यमों में विक्षोभ के द्वारा ऊर्जा संचरित होती है। अब विक्षोभ से क्या मतलब हुआ? विक्षोभ का मतलब है, जैसे आप नीचे की कॉर्नर पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक पानी की सतह को दिखाया हुआ है। पानी नॉर्मली शांत रहता है, आपने जैसे ही उसमें कोई कंकर गिराया, उसके अंदर इस तरह की लहरें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। ये लहरें एक प्रकार का डिस्टरबेंस या हम इसको विक्षोभ कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी जो प्रोपेगेट करेगी, एनर्जी का जो ट्रांसफरेंस होगा या ऊर्जा जो संचरित होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह पर इस विक्षोभ के द्वारा, डिस्टरबेंस के द्वारा संचरित होती है। तो मोटे तौर पे हम ऊर्जा को संचरण की विधि, तरंग गति क्या कहेंगे? ऊर्जा के संचरण की विधि है, जिसके द्वारा ऊर्जा एक से दूसरी जगह पर विक्षोभ के द्वारा, डिस्टरबेंस के द्वारा एक से दूसरी जगह पर जाती है। एग्जाम्पल जिसके ध्वनि और प्रकाश की अपन ने बात करी, ऊष्मा, जो गर्मी हम किसी हीटिंग सोर्स के सामने खड़े हैं, वह ऊष्मा या हीट एनर्जी, ये भी एक प्रकार की वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स जो हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं, चाहे आपका रेडियो सुनने के लिए हो या कम्युनिकेशन के लिए हो, वायरलेस में हो, वो सारी चीजें, रेडियो वेव्स भी एक प्रकार की वेव्स ही हैं। कई सारे और एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में मिलेंगे, चाहे वो घर में, किचन में माइक्रोवेव ओवन की बात करें, तो वहां पे माइक्रोवेव्स होती हैं, सूक्ष्म तरंगे, जिनके द्वारा हमारा भोजन पकता है। हम एक्सरेज की बात करें, एक्सरेज में एक्स किरणें, ये भी एक प्रकार की तरंगे होती हैं, जिनके द्वारा हमारा एक्सरे पिक्चर हम लोग ले पाते हैं, बॉडी स्कैन कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में हमें मिलेंगे, जहाँ पे तरंगों के द्वारा ऊर्जा एक से दूसरे स्थान पर संचरित होती है। और चूंकि किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी में जब हम किसी साइंस के फंडामेंटल का उपयोग करते हैं, हमें उसके पीछे की बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज होना आवश्यक है। अभी जैसे मैंने माइक्रोवेव की बात करी, माइक्रोवेव ओवन किसी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के द्वारा बनाया हुआ है। सिर्फ साइंस के प्रिंसिपल से कि हमने तरंग को समझ लिया, उससे हम कोई यूजफुल डिवाइस नहीं बना सकते हैं। तो यूजफुल डिवाइस बनाना इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का काम है। एक्सरे किरणों का कंसेप्ट फिजिक्स ने दिया, लेकिन उसको एक्सरे मशीन के रूप में इंप्लीमेंट करना वो इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट का काम है। तो वो तभी अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं जब उनको फंडामेंटल समझ में आए हुए हों। इसीलिए फिजिक्स में इस वेव वाले चैप्टर को रखा हुआ है, जहां पे हम इस तरंग क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए इसके कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं उसकी बात करेंगे। तरंग द्वारा जब ऊर्जा का संचरण होता है, हमने अभी कहा कि डिस्टर्बेंस के द्वारा एक से दूसरे स्थान पर ऊर्जा पहुंचती है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऊर्जा संचरित होती है, तो माध्यम के कण एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होते हैं, केवल विक्षोभ ऊर्जा को संचरित करता है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ लग रहा है हमारे को
कि ये जैसे तरंगे हैं, पानी की सतह पे जो विक्षोभ या डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न हुए, जो लहरें उत्पन्न हुई, वो हमें लग रहा लगातार आगे की तरफ चल रही हैं। ये यहाँ से आगे तक जा रही हैं। हमने बोला, हमारे बोलते हैं ये किरणें या जो कण पास पास हैं, ये वाला पोर्शन लगातार आगे मूव करता हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में माध्यम के जो कण हैं वो यहाँ कहीं भी मूव नहीं करते हैं। आप सिंपल सा एक प्रयोग घर पे करके देखें, एक बाल्टी या टब आपके पास हो, उसमें आप एक शांत जल है और वहां पे कागज का टुकड़ा रख दें या कॉर्क का टुकड़ा रख दें, और फिर आप एक उंगली से उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना शुरू करें एक तरफ से, उसमें लहरें उत्पन्न होगी। लेकिन आप देखेंगे जो कागज का टुकड़ा या कॉर्क आपने रखा, वो उसी जगह पर ऊपर नीचे ऑसिलेशंस करेगा, वाइब्रेट करेगा, वो एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचेगा। आपने जो कागज रखा या कॉर्क का टुकड़ा रखा, वो डिस्टरबेंस हुआ, उससे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, लेकिन वो एक से दूसरी जगह पे ट्रेवल करके नहीं चला जाएगा। जबकि लहरें आप देखेंगे एक सिरे से उत्पन्न होती हैं, जैसे इस पिक्चर में भी यदि आप देखें तो लहरें यहाँ से स्टार्ट हो रही है सेंटर से, और ये आगे तक चली हुई जा रही है। तो ये चलने का मतलब यहाँ पे एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है, जो डिस्टरबेंस एक जगह पे क्रिएट हुआ वो प्रोपेगेट कर रहा है, लेकिन हमारा माध्यम एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं होता है। इस फिगर में आप और अच्छी तरह से देख सकते हैं, देखिए जो रेड डॉट्स हैं, ये रेड डॉट्स आप देखेंगे, ये आप देखिए ये वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ ये टू एंड फ्रो मोशन इसका हो रहा है, इर्द गिर्द गति जिसको हम कहते हैं, इस पॉइंट के इधर गया, वापिस इधर आया, फिर इधर चला गया। इसी तरह से बीच वाला कोई भी आप रेड डॉट्स देख लें, ये रेड डॉट्स हमारे माध्यम के कण हैं, वो तरंग के जाने के साथ डिस्टर्ब होते हैं, उनका विक्षेप होता है, लेकिन वो सिर्फ एक छोटे से लिमिटेशन में टू एंड फ्रो मोशन, एक ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे करते हैं, दोलनी गति यहाँ पे करते हैं। लेकिन हमारा जो एक्चुअल वाइब्रेशन है, जिसको हम तरंग कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो हिस्से हैं जहाँ कण पास पास आ रहे हैं और जहाँ कण दूर दूर हैं। कुछ हिस्सा जहाँ पे कण दूर दूर दिख रहे होंगे आपको, और कुछ हिस्सा जहाँ पे कण ये पास पास नजर आते हैं। तो इन दोनों जगहों में फर्क है। जहाँ कण पास पास है उनको हम कहते हैं संपीड़न, साउंड वेव्स के केस में कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पे कण दूर दूर हैं उसको हम रेरिफेक्शन या विरलन कहते हैं, जहाँ एक तरह से घनत्व कणों का कम हो जाता है। संपीड़न का मतलब जहाँ कणों का घनत्व बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को दिख रही है। संपीड़न आगे चलता हुआ नजर आ रहा है, ये आगे जा रहा है लगातार, ये यहाँ से पहुंच करके यहाँ तक चला गया, लास्ट एंड तक चला जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जो कण है माध्यम के, वो सिर्फ वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच गया, या ये कण यहाँ से यहाँ तक नहीं चला गया है। तो मोटी जो बात यहाँ पे है कि तरंग द्वारा ऊर्जा जब भी संचरित होती है तो माध्यम के कण एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होते हैं, केवल विक्षोभ द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। केवल ये एक चीज यहाँ पर होती है। ये चीज समझ में आने के बाद हम बात करें तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। मोटे तौर पर तरंगे दो प्रकार की होती हैं। हम एक को कहते हैं यांत्रिक तरंगे, दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक होगी यांत्रिक, एक होगी विद्युत चुंबकीय या मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक तीसरे प्रकार की तरंग और होती है जिसको हम कहेंगे द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स। वो कहाँ होती हैं? जो हमारा नाभिक होता है, परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक हम समझते हैं, नाभिक के साथ में आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर ऑर्बिट में। तो इन कणों के साथ में हर एक के साथ अपनी एक वेव जुड़ी हुई होती है। ये एक ब्रॉड फील्ड आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसको हमें स्टडी नहीं करना है। हम फिलहाल इन तरंगों की बात नहीं करते हैं, द्रव्य तरंगों की बात नहीं करते हैं। हम कहेंगे मोटे तौर पे तरंगे हमारी यांत्रिक तरंगे हो गई, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी। यांत्रिक तरंगों के लिए सबसे जरूरी बात, माध्यम आवश्यक होता है, मीडियम जरूरी है। कोई ना कोई ठोस हो, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, माध्यम का होना आवश्यक है। जैसे हमारी साउंड वेव्स हैं जो हम बोल रहे हैं, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, कांच का कमरा है, अंदर वैक्यूम है, आप बाहर से बोलेंगे अंदर से बोलेंगे तो आपकी आवाज इधर से उधर नहीं जाएगी। यदि कहीं भी आप एक नली ले लें और उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दें, आप एक सिरे से बोले दूसरे पे आवाज नहीं जाएगी। बजाय इसके आप एक सिंपल पाइप ले लें, आप एक सिरे पे बोलेंगे, उसके अंदर हवा है, वो आपकी हवा उस साउंड वेव को प्रोपेगेट करेगी और आप दूसरे सिरे पे आवाज को सुन पाएंगे। तो साउंड वेव्स ऐसी तरंगे हैं, एक प्रकार के यांत्रिक तरंगे हैं, जिनको ट्रेवल करने के लिए, जिनको गति करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम आवश्यक होता है। दूसरी तरफ विद्युत चुंबकीय तरंगे, साउंड वेव्स का जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, संपीड़न और विदलन के रूप में आगे चलती हैं। माध्यम यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम होना आवश्यक होता है। इसका वेग मीडियम पे डिपेंड करेगा। वो पोर्शन आपके सिलेबस में डिटेल नहीं है, लेकिन अलग अलग माध्यमों में इसका वेग भी डिफर करता है। स्टैंडर्ड जैसे 332 मीटर पर सेकंड है, आपका माध्यम चेंज हो गया, गर्मी में सर्दी में टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, तो उस वेलोसिटी का मान भी परिवर्तित हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? इनके लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है, ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। उदाहरण के लिए जो हमारी प्रकाश तरंगे हैं, सूर्य से प्रकाश हमें धरती पे हम देखते हैं, रेडियो तरंगे हैं,
जो रेडियो वेव्स हम कम्युनिकेशन में, हमारे रेडियो में काम में लेते हैं, ये लाखों करोड़ों मील का ऐसा एरिया ट्रेवल करके हम तक पहुंचती है जहां कोई माध्यम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, ठोस द्रव गैस कुछ भी नहीं होता है, वहां प्रॉपर्ली निर्वात या वैक्यूम होता है। तो मोटे तौर पर मैकेनिकल वेव्स हो गई, माध्यम आवश्यक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें हो गई जहां माध्यम आवश्यक नहीं होता है। तो आपको ये दोनों चीजें, इनका मोटा फर्क ये ध्यान में रखना है। क्या फर्क है? विद्युत चुंबकीय तरंगें हमारे डिटेल में हम नहीं देखेंगे, इस चैप्टर का स्कोप नहीं है। मोटे तौर पे आपकी जानकारी के लिए, इसमें एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, ये इस तरह से वाइब्रेट करता है साइन वेव के रूप में। एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक विद्युत क्षेत्र हुआ, एक यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हुआ। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हमारा 3D फिगर आप देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो आपका एक वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इस तरफ होगा। इस तरह से यहाँ पे ये वेव आगे की तरफ गति करती है। और जितनी भी हमारे तरंगे हैं, हम यदि बात करें अलग अलग स्पेक्ट्रम की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है, हमारे अभी हमने एक्स रेज की बात करी, गामा रेज या कॉस्मिक रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं सूर्य के प्रकाश में। ये फिर आपका विजिबल वाला पार्ट है, जहाँ पे हमारी रोशनी, दृश्य प्रकाश, जो हमारा 7 रंगों का स्पेक्ट्रम होता है वो नजर आता है। रेड के इधर अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड रीजन होता है, फिर माइक्रोवेव हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई। तो ये सब अलग अलग तरंगे हैं, इन सबको मिलाकर के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये डिटेल में हमारे पास नहीं कर पड़ना है, एक नॉलेज हमारे को होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं और इसका स्पेक्ट्रम अलग अलग से क्या मतलब है। ये सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करता हुआ स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर हम कहेंगे ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें नुकसान पहुंचाती हैं, अल्ट्रावायलेट हमें नुकसान पहुंचाता है, विजिबल किरणें हार्मफुल नहीं है, इंफ्रारेड और ये सारी रेंज हमारी ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, इनकी एनर्जी कम होती है, इसलिए ये नुकसानदायक नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में यदि हम बात करें यांत्रिक तरंगें, इस चैप्टर में हमें बेसिकली यांत्रिक तरंगों का ही कुछ पोर्शन पढ़ना है। यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव्स क्या होंगी? ये 2 प्रकार की होती हैं। दोबारा फिर से हम कहें, एक अनुप्रस्थ तरंगें होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, और दूसरी होंगी जिनको हम कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगें या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जांपल एक सिंपल सा, एक व्यक्ति एक खंबे से किसी डोरी को बांध दें, स्ट्रिंग को हम बांध दें और इसको हम ऊपर नीचे यूं वाइब्रेट करते हैं, तो ये हमारी इस तरह से जो वेव यहाँ पे ट्रेवल करती है, जो वेव जनरेट होती है, इसको हम कहेंगे यहाँ पे अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव। दूसरी तरफ जो हमारा ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स हैं, जहाँ पे संपीड़न और विदलन के रूप में कोई तरंग आगे बढ़ती है, ये हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। इनका अलग अलग क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है, आप यहाँ इस फिगर से आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसवर्स वेव है हमारा, ये इस वाली ऊपर वाली स्ट्रिंग में मैं बताऊंगा अनुप्रस्थ तरंगे, और इसमें हम बताएंगे लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंगे। आप यदि इस फिगर को देखें, ऊपर वाली वेव को देखें आप, ऊपर वाली जो वेव बन रही है, इसमें देखिए स्प्रिंग ऊपर नीचे चल रही है, स्प्रिंग का मूवमेंट किधर हो रहा है? सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग को देखिए आप, ये ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये ऊपर नीचे, और ये वाइब्रेशन कहाँ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। नीचे वाली में भी वाइब्रेशन हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो वाइब्रेशन है, कंपन है, देखिए ये भी लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है। ये एक मोटा फर्क होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। जहां हम कहेंगे कि पहले वाली तरंग में, इसको हम अलग अलग देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होगा, माध्यम का प्रत्येक कण तरंग गति की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपन करता है। मोटी जो चीज हुई यहाँ पे, आप इस फिगर से देख सकते हैं, वेव हमारी लेफ्ट टू राइट प्रोपेगेट कर रही है, हमारी तरंग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, डिस्टर्बेंस लेफ्ट और राइट की तरफ जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो माध्यम के पार्टिकल हैं, इस एरोज के, आप देखें ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर गमन कर रहा है। तो परिभाषा क्या हुई? प्रत्येक कण तरंग गति की दिशा के लंबवत, तरंग गति की दिशा लेफ्ट टू राइट है, कंपन हमारे परपेंडिकुलर हो रहे हैं। इस प्रकार का जो वेव होगा उसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, या उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। दूसरे प्रकार से, ये जो इनकी खास बात है, केवल ठोस या द्रव सतहों पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इनमें रिजिडिटी होना माध्यम में आवश्यक है, क्योंकि गैस में कोई दृढ़ता नहीं होती है, रिजिडिटी नहीं होती है, तो वहां पे हम इस तरह की तरंगे उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठोस और द्रव सतहों पर ही उत्पन्न हो सकती हैं। पानी की सतह पर जो एग्जाम्पल हमने बात की थी वो, और किसी रस्सी में जो स्ट्रिंग्स में हिलाने से तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये सारी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होंगी? अनुदैर्ध्य तरंगे, हमने अनुप्रस्थ तरंगों की बात करी, इसमें थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी को और देखें। जो अभी हमने कहा, इस तरह का एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे ट्रेवल करता है। अब इस डिस्टर्बेंस में जो वेव का प्रोपेगेशन है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पीक बन रहा है। अब ये पीक को हम कहेंगे क्रिस्ट, और जो नीचे वाला बॉटम बनता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ट्रफ।
हिंदी में इसको हम लिखते हैं श्रृंग, और ये कहलाता है गर्त। यहाँ पे हमारे मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ये कण बहुत कम वाइब्रेट कर रहा है, ये थोड़ा ज्यादा कर रहा है, ये और ज्यादा कर रहा है, ये मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहा है। जहां मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम। इसको आगे हम और डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो वेव का ट्रेवलिंग होता है वो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्रिस्ट एंड ट्रफ के रूप में गति करती है। क्रिस्ट यहाँ पर ये पोर्शन हो जाएगा, ट्रफ हम इसको नीचे वाले को कहेंगे, इसको श्रृंग कहेंगे हिंदी में, और इसको हम गर्त कहेंगे। तो ये इस प्रकार से प्रोपेगेट करती है। इन दोनों को हम श्रृंग कहेंगे और नीचे वाले पोर्शन को गर्त कहेंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे दूसरी तरफ क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इसमें माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में ही कंपन करते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये इसी तरह से लेफ्ट टू राइट कंपन हो रहा है, और हमारा प्रोपेगेशन भी लेफ्ट से राइट में हो रहा है। ये दोनों सेम डायरेक्शंस हैं, एक ही दिशा है, इसीलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द एक्सिस इस तरह से हम इसको नाम देते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों का मतलब तरंग गति की दिशा में ही माध्यम के कण यदि कंपित होते हैं तो हम इसको अनुदैर्घ्य तरंगे कहेंगे। स्प्रिंग के कंपन, ध्वनि तरंगे, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे जो हमारा वेव प्रोपेगेशन होता है वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे होता है। आप यहाँ पे देखें, ये जो पास पास कण है ये संपीड़न कहलाएगा, जो यहाँ पे दूर दूर कण है, ये वाला दूर दूर कण है, इसको हम विरलन कहेंगे। ये संपीड़न है, ये विरलन है। तो ये अल्टरनेट चलता है, संपीड़न आता है फिर विरलन आता है, कण दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि माध्यम के कण संपीड़न बनाने के लिए यहाँ पास पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे गैप हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे फिर ये पास पास आ गए तो इधर वाले में डेंसिटी कम हो गई, ये यहाँ पे विरलन उत्पन्न हो गया। ये माध्यम के कण है जो डिनोट करते हैं कि ये कण यहीं पर रहेंगे, ये वाइब्रेट करके वापस आ जाएगा। ये लाल कण देखिए अब शिफ्ट नहीं हो रहा है, जो अपने शुरू में कहा था कि माध्यम विस्थापित नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे डिस्टर्बेंस एक से दूसरी जगह पर जाता है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, जहाँ गैस को हमने एक पिस्टन में भर दिया, एक ट्यूब में भर दिया, और ये पिस्टन आगे पीछे हिलाने से, ये देखिए पिस्टन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं, और एक प्रकार का डिस्टर्बेंस, एनर्जी ट्रांसफरेंस, एक तरंग यहाँ पे उत्पन्न होती है, और इस तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब यहाँ संपीड़न और विरलन के रूप में, पिछले में अनुप्रस्थ में क्या था, श्रृंग और गर्त के रूप में, यहाँ पे हम कहेंगे ये कंप्रेशन एंड विरलन के रूप में संचरित होती है। संपीड़न को हम C से डिनोट करते हैं, यहाँ पे घनत्व और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। विरलन या रेरिफेक्शन को हम R से डिनोट करेंगे, और ये यहाँ पे ये दोनों चीजें घनत्व और वेलोसिटी यहाँ पे न्यूनतम हो जाती है। ये पास पास आ गई स्प्रिंग, इसको हम संपीड़न कहेंगे, C से बताएंगे, और जहां दूर दूर हो जाती है वहां पे इसको हम R से बताएंगे, ये विरलन कहलाएगा। ये कुछ परिभाषाएं हमने अभी बात करी, जहां यांत्रिक तरंगें दो तरह की होगी हमारे पास में, जिसको हमने अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में परिभाषित किया है। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं, वहां तक आगे चलने से पहले आप लोगों को यदि कोई अभी तक कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया तो बोलिए। सभी लोग माइक ऑन रख लें ताकि जब भी कुछ पूछें आप तुरंत जवाब दे सकें और मुझे समझ में आ जाए। अपना माइक ऑन करके रखें, बंद नहीं करें माइक को। अभी तक कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए आगे बात करते हैं हम। जो कुछ डेफिनेशंस हमारी हैं, जो परिभाषा हमें आगे तक काम में लेनी है इस चैप्टर में, आप अलग अलग फिगर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस फिगर्स में मैंने एक वेव को बताया हुआ है, यहाँ पे एक सिंबल है, इसको हम लैम्डा कहते हैं। ये कुछ डिस्टेंस है, इस एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है, डिस्टर्बेंस इसका ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कण पास पास आ गए, संपीड़न बन गया, कंप्रेशन बन गया, ये विरलन रेरिफेक्शन हो गया। यहाँ पे एक तरह की वेव हो गई। इन दोनों वेव्स को हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, क्रिस्ट एंड ट्रफ के रूप में बताया था, श्रृंग और गर्त के रूप में हमने बताया था। तो अब यहाँ पे क्या परिभाषा देंगे, सबसे पहले आप इस वेव को समझें। इस वेव के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक हमारा सिंपल वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। हमारी वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या हुई, तरंग संचरण की दिशा एक्स एक्सिस की दिशा है, लेफ्ट टू राइट ये ट्रेवल कर रही है। और यहाँ पे श्रृंग और गर्त के रूप में ये, जहां पे मैक्सिमम विस्थापन प्लस की तरफ है वो श्रृंग हो गया, नीचे की तरफ है वो गर्त हो गया। यहाँ पे इस पोर्शन को हम देखिए, जो मैक्सिमम विस्थापन है, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है, ये बराबर होता है, इसको हम आयाम या एम्पलीट्यूड के नाम से परिभाषित करते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक एरो दिखा रखा है, जीरो पोजीशन से लेकर के यहाँ तक का, ये चीज कहलाती है लेम्डा। इसको हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, वेवलेंथ से इसको डिफाइन करते हैं। और इसका मतलब होता है स्टार्ट जहां से हमारा पार्टिकल हुआ, जीरो से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू हुआ, यहाँ पे वापस जीरो हुआ, लेकिन जीरो से निगेटिव जाना शुरू हुआ, वापस ये जीरो आया, फिर जीरो से पॉजिटिव जाना शुरू हुआ। हमें वो ऐसे दो पॉइंट पकड़ने जहां वो जीरो से पॉजिटिव, वापस जीरो से पॉजिटिव। कौन से पॉइंट हुए, एक ये पॉइंट हुआ और एक ये पॉइंट हुआ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे लेम्डा या वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य।
इसका आधा पोर्शन हो जाएगा λ/2, इसको 1/4 कर दिया, ये चीज यहाँ से हो जाएगी λ/4। तो ये कुछ डेफिनेशंस हम अलग अलग फिगर्स के नाम से देखेंगे। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे। समान कला में कंपन करते हुए दो निकटतम कणों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। समान कला, सेम फेज में दो कण यदि कंपन कर रहे हैं, समान कला से क्या मतलब है, अभी जो हमने कहा था कि जीरो से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे जीरो से निगेटिव जा रहा है, यहाँ जीरो से पॉजिटिव जा रहा है, वापिस आप देखिए कि जीरो से निगेटिव फिर जीरो से पॉजिटिव। तो हमारे समान कला के कण कौन से होंगे, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, एक आगे ये पॉइंट होगा। आप ऊपर भी ले सकते हैं, ये पॉइंट सबसे टॉप मोस्ट श्रृंग जिसको कहा, यहाँ मैक्सिमम था, अब ये मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम में माइनस में वापस जीरो की तरफ जा रहा है, फिर आप देखिए मैक्सिमम प्लस में और वापस जीरो की तरफ जा रहा है। तो सेम फेज के पॉइंट्स कौन से हुए, पहला वाला श्रृंग और दूसरा वाला श्रृंग। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको भी हम लैम्डा कहेंगे, इसको भी हम लैम्डा कहेंगे। दो गर्त के बीच की दूरी आप ले लें, वो भी लैम्डा कहलाएगी। तो कुल मिला के सिमिलर फेज में, सेम फेज में जो न्यूनतम बीच की जो दूरी होगी दो कणों के बीच में, जहां दो कण एक ही कला में कंपन कर रहे हैं, समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो इसकी दूरी को हम वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। अब चूंकि लेंथ है एक तरह का, इसका मात्रक क्या होगा, हम इसको मीटर में नापेंगे। जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का है, जहां अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में इसके मात्रक की बात है, हम इसको मीटर में मेजर करेंगे। मीटर में ही लिखना है, आपको प्रश्न न्यूमेरिकल सेंटीमीटर में मिल सकता है, एंगस्ट्रॉम में मिल सकता है, लेकिन आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। विमा क्या हो जाएगी इसकी, L1, कैपिटल L1। पिछले सेमेस्टर में विमाओं का चैप्टर आपने किया है, तो इसकी लेंथ के ऊपर आप एक पावर लगा दें, वो इसकी विमा हो जाएगी। मात्रक इसका मीटर होगा, विमा इसकी आपकी L1 हो जाएगी। दूसरी परिभाषा की हम बात करेंगे, जहां हम आवर्तकाल किससे कहेंगे, उसके हम कहते हैं आवर्तकाल क्या कहलाएगा। यदि हम आवर्तकाल की बात करें, अभी जो आपने फिगर देखा उसमें इसको हमने जीरो से लैम्डा दिखाया था, पिछले फिगर में λ/2 λ/4। हम उसी एक साइकिल को, इसको हम कहते हैं एक साइकिल, एक चक्र पूरा हो गया, एक कंपन का सिंपल साइकिल पूरा हो गया। एक चक्र पूरा करने में इसको कितना समय लगा, यदि हम इसको एक्सेस को टाइम में कन्वर्ट कर दें, टाइम में नापें, तो ये कहलाएगा टाइम पीरियड या आवर्तकाल। ये इसका हाफ टाइम पीरियड हो गया, ये 1/4 टाइम पीरियड हो गया। तो इससे हम हमारा आवर्तकाल परिभाषित करते हैं। एक कंपन या एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम एक टाइम पीरियड या कैपिटल T से शो करते हैं, आवर्तकाल कहलाता है। सेकंड से इसको नापा जाएगा और इसकी विमा कैपिटल T पावर 1, कैपिटल T के ऊपर एक घात आप लगा दीजिए, वो इसकी पावर हो जाएगी। जो इसकी विमा की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से विमा लिख सकते हैं, कैपिटल T एंड 1, ये इसकी डायमेंशन या विमा हो जाएगी, राइट। तीसरी जो बात हम यहाँ पे करेंगे, हमने वेवलेंथ की बात कर ली, टाइम पीरियड की बात कर ली। अब यहाँ पे एक बात आती है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल क्या था, एक कंपन में लगा समय। अब यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा, एक सेकंड में कितने कंपन हुए। आवर्तकाल का मतलब था एक कंपन में कितना समय लगा, इसको आप उल्टा कर दीजिए, एक सेकंड में कितने कंपन हुए, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। ये प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को हम यहाँ पे आवर्तकाल आवृत्ति कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और इसको हर्ट्ज में नापा जाता है, कंपन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, CPS, कोई भी इसकी यूनिट्स, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो इसके हर्ट्ज कहलाएगी। प्रति सेकंड है, इसलिए यहाँ पर भी इसकी जो डायमेंशन की बात आएगी, डायमेंशन यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको डायमेंशन T की फॉर्म में दिखाएंगे, लेकिन नीचे पर सेकंड है तो आप इसको यहाँ पे -1 करके दिखाएंगे, T⁻⁻1, ये यहाँ पर इसकी विमा होगी। जो नीचे सेकंड आ रहा है तो आप इसके हिसाब से देखिए, सेकंड को यहाँ पे आप T⁻⁻1 इस तरह से करके दिखाएंगे। ये हमारी आवृत्ति की डेफिनेशन हो जाएगी। ये आवृत्ति का जो मान है वो तरंग के वेग, आयाम या माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उस वेव के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि हमने माध्यम हवा भरा तो कुछ और है, कोई गैस चेंज कर दी तो उसकी आवृत्ति कुछ और हो गई, ऐसा नहीं होता है। N और T में एक संबंध होता है, आप सिंपल मैथ्स लगा के देखें, एक कंपन में समय लगा T, तो एक सेकंड में कितने कंपन होंगे, 1/T। तो ये फैक्टर हमारा N बराबर 1/T एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको हमें आगे तक यूज करना पड़ेगा, इसको आप ध्यान रखें। फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा हमारे पास में 1/T। इसके साथ में ये जो हमने अभी फिगर एक साइकिल की बात करी थी, हमने सबसे पहले इसको लैम्डा से शो किया था, सेकंड में हमने इसको T से शो किया था आवर्तकाल के रूप में। तीसरा तरीका होता है इसी को कोण के रूप में बताना। एक चक्र पूरा होता है, आप सिंपल सा एग्जांपल है, आप एक चक्र पूरा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, गोला यहाँ पे आकर के पूरा हो जाता है,
ये यहाँ पे क्या होता है, एक साइकिल पूरा हुआ, ये पूरा एंगल कितना हो जाता है, वी विल से इट इज 2 पाई, क्या कहते हैं इसको, 2 पाई या 360 डिग्री रेडियन एंगल बना, ये होता है। तो यहाँ पे ये चक्र हमारा एक पूरा हो रहा है, यहाँ से हमारी चीज गई, ये ऊपर तक गई, ऊपर से नीचे आई, वापस नीचे से ऊपर गई, ये कंप्लीट साइकिल यहाँ पर हुआ। तो इस साइकिल को हम यहाँ पे कोण के रूप में यदि बात करते हैं तो हम इसको 2 पाई से दिखाते हैं, आधा साइकिल होगा पाई हो जाएगा, यहाँ पर ये पाई बाई 2 हो जाएगा। देखिए शुरू में लैम्डा के बराबर था, फिर टी के बराबर था, और कोण के रूप में बात करेंगे ये 2 पाई के बराबर हो गया, ये लैम्डा बाई 2 था, ये यहाँ पे पाई हो जाएगा, टाइम में टी बाई 2 था। तो इस तरीके से ये 3 तरीके होते हैं उसी वेव को बताने के। इन तीनों तरीकों के हिसाब से आप ये सिमिलरिटी आप नोट कर सकते हैं। दूरी के रूप में बात करें हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कैपिटल टी से दिखाएंगे, ये फाई कहलाता है। एंगल, एंगल की फॉर्म में बात करते हैं 2 पाई होगा। तो टोटल लैम्डा जो डिस्टेंस है, पाथ डिफरेंस, इसको हम पथांतर कहते हैं, ये 2 पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है, एंड टाइम के टर्म्स में ये कैपिटल टी टाइम पीरियड आवर्तकाल के इक्विवेलेंट होता है। ये एनालॉजी हम कई जगह पर काम में लेते हैं। इसके हिसाब से एक सिंपल सा फॉर्मूला निकलता है जिसको हम कहते हैं पथांतर और कलांतर में रिलेशन, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। पथांतर का मतलब हो गया पाथ डिफरेंस एंड कलांतर का मतलब हो गया फेज डिफरेंस। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 2 पाई रेडियन ये हमारा लैम्डा के इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ से देख लिए एक रेडियन किसके बराबर हो गया, 2 पाई लैम्डा के बराबर है। तो एक रेडियन किसके बराबर हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये इसका पाथ डिफरेंस हो गया। इसको हम उल्टा यदि कर दें, इधर एक यूनिट पाथ डिफरेंस ले लें, एक लंबाई पथांतर ले लें, तो कलांतर ये चीज इधर चली जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन लैम्डा हो जाता है। ये हमारा हो गया 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये एक्स पथांतर के लिए, एक लंबाई के लिए इतना है, एक्स लंबाई के लिए कितना हो जाएगा, यदि हमारी लेंथ एक्स होती है ये फैक्टर एक्स से गुणा हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आप यहाँ पर मिलता है, ये जो दिखेंगे आप फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स। ये जो रिलेशन है ये कई जगह पर हमें, ये रिलेशन हमें कई जगह पे फेज को, एंगल को पाथ में या डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के काम में आता है। यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पे इसको क्रॉस या गुणा का निशान नहीं समझे, ये एक्स के रूप में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको थ्रू आउट चैप्टर याद रखना है, कई जगह पे आगे भी काम आएगा। पहला एक फॉर्मूला हमने जो पीछे भी बात करी थी, वी एन बराबर 1 अपॉन टी का। दूसरा रिलेशन हमारे पास में हो जाएगा फाई बराबर, ये फेज है, एंगल है, एंगल को आप दूरी के साथ कैसे जोड़ते हैं, सिंपल से एनालॉजी है, दोबारा रिपीट करूं, 2 पाई एंगल जो है वो हमारा लेमडा के बराबर है। 2 पाई जो एंगल था हमारा, एंगल के टर्म्स में जब हम एक वेव की बात करते हैं तो ये 2 पाई लेमडा के बराबर है। एकांक रेडियन लेमडा अपॉन 2 पाई के बराबर हो गया। डिस्टेंस में बात करें, एकांक लंबाई पथांतर 2 पाई अपॉन लेमडा के बराबर हो गया। एंड एक्स के लिए हम इसको करते हैं तो फाई इसको कहेंगे टोटल फेज डिफरेंस, कलांतर 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। दिस इज द फॉर्मूला जो हम आगे तक फेज और पाथ को रिलेट करने के काम में लेंगे। पथांतर और कलांतर में संबंध जो हमने फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स कहा, इस 2 पाई अपॉन लेमडा को एक नया नोटेशन दे देते हैं, इसको हम के से डिनोट करते हैं, इसको के से डिनोट करेंगे। ये जो हमने 2 पाई अपॉन लेमडा की बात करी थी, इसको आप यहाँ पे के का नाम दे देते हैं। के एक प्रोपेगेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर वो पहले वाली स्लाइड दिखाना सर, पहले वाली। इस पहले वाली स्लाइड में देखिए दोबारा क्या देखना आपको, 2 पाई एंगल सर ये हमारा लेमडा के हाँ बराबर है। जो हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये एक साइकिल या वेव हमारी एक पूरी होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्टेंस को हम वेवलेंथ या लेमडा कहते हैं। इसी को जब हम एंगल की टर्म से बात करते हैं, हमारा एक साइकिल पूरा यहाँ से चल के यहाँ पूरा कंप्लीट होता है, तो वो कितना एंगल लेता है, वो 2 पाई एंगल लेता है। तो 2 पाई एंगल इज इक्वल टू लेमडा पाथ। एक किसके बराबर होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई के। इसको आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे एक ले लेते हैं तो ये इधर चला जाएगा, उल्टी साइड में चला जाएगा, तो हमारे एक लंबाई पथांतर बराबर हो गया 2 पाई अपॉन लेमडा कलांतर। यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक्स डिस्टेंस के लिए सॉल्व करते हैं तो ये इंटू एक्स यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज इंटू एक्स, यहाँ पे 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। ये एक कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, जहां पर आप बात कर सकते हैं ये जो कंप्लीट रिलेशन अपने पास में हो गया, फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, कोई इश्यू इसमें? नो सर। चलिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, इन दोनों को
दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं, phi equals to 2 pi upon lambda x, जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, इसको हम क्या कहेंगे, दिस फैक्टर 2 pi upon lambda, इस 2 pi upon lambda फैक्टर को हम इस 2 pi upon lambda फैक्टर को हम कहेंगे k या प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी हमें कई जगह पर रिप्लेस करना पड़ता है, कई न्यूमेरिकल्स में आपको पूछ लिया जाता है, आपने लैम्डा निकाल लिया, 2 pi upon lambda करेंगे तो आप यहाँ पे इस वेव कांस्टेंट या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक को ज्ञात कर सकते हैं। ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इनमें आपस में क्या रिलेशन है, लैम्डा, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये कैसे रिलेटेड होते हैं, तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध है। देखिए v या वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव के कंसेप्ट में यदि हम बात करेंगे, ये कहलाएगा एक कंपन में तय दूरी और एक कंपन में लगा हुआ समय। एक कंपन में कितनी दूरी तय करी, एक कंपन में कितना समय लगा। तो यहाँ पे यदि हम एक कंपन की बात करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, एक कंपन में डिस्टेंस चलता है लैम्डा और टाइम कितना लगता है, हमने आवर्तकाल से उसको परिभाषित किया था। तो सिंपल सी चीज आ गई हमारे पास में, v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। सो ये फैक्टर यहाँ पर वेलोसिटी को लैम्डा और टी के साथ में जोड़ता है। आप यहाँ पे इसको अलग कर लीजिए, 1/t को अलग कर लेते हैं। हमने पिछले स्लाइड में 1/t को n से रिप्लेस किया था, इस 1/t को n से रिप्लेस कर देते हैं, हमारे पास में ये रिलेशन एक आता है v इक्वल्स टू n लैम्डा। v इक्वल्स टू n लैम्डा, ये आपका वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को जोड़ता है। तरंग का वेग, कई फॉर्मूले आपको कई न्यूमेरिकल्स इस पे मिलेंगे, किसी में n और लैम्डा दिया हुआ रहेगा, v आपको निकालना पड़ेगा, किसी में n निकालना पड़ेगा, किसी में लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा पोर्शन यहाँ पर आपका है, जहाँ पे कुछ परिभाषाओं के साथ में हमने अलग अलग 2 या 3 छोटे छोटे फॉर्मूले आज ज्ञात किए हैं। जस्ट एक खास थोड़ा सा टेस्टिंग आपकी, क्या आपने पढ़ा है जस्ट रिवाइज करें। किसी माध्यम में तरंग संचरण के लिए ऑप्शन है कि मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, प्रत्यास्थ होना चाहिए, माध्यम में जड़त्व या रिजिडिटी होनी चाहिए, माध्यम का घर्षण, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होना चाहिए, या ये सारी चीजें होनी चाहिए। किसी भी माध्यम में तरंग संचरित होती है तो उसके लिए एक बेसिक कंडीशन क्या है कि माध्यम इलास्टिक हो, रिजिडिटी हो, फ्रिक्शन नहीं हो, या ये सारी ही बातें होनी चाहिए। ऑब्वियसली उसमें ये सारी चीजें होना जरूरी है। यदि रिजिडिटी नहीं है, उसमें किसी प्रकार की तरंग नहीं बन सकती। इलास्टिक होना जरूरी है ताकि वो प्रत्यास्थ जो भी कण है विस्थापित होकर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ सके। फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होना जरूरी है, तभी वेव आगे प्रोपेगेट करेगी, नहीं तो उसका डिके हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, तनी हुई डोरी, जो एक खींची हुई स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स उत्पन्न होती हैं वो किस तरह की होती हैं, क्या वो केवल अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, या वो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें बन सकती हैं, या इनमें से कोई भी नहीं उत्तर होगा। क्या उत्तर होना चाहिए, तनी हुई डोरी में जो तरंगें उत्पन्न होगी उसमें वाइब्रेशन तरंग के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ये तरंग एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंग होगी, इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। वे तरंगें जो माध्यम के बिना संचरित नहीं हो सकती है, ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम नहीं चाहिए, रेडियो तरंग हो सकती है, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स तरंग। कौन सी ऐसी तरंगें हैं जो बिना माध्यम के संचारित नहीं हो सकती, जिनके लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, माध्यम नहीं होगा तो वो वेव प्रोपेगेट नहीं करेगी। रेडियो तरंग हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये बिना माध्यम के जा सकती है, प्रकाश तरंग जा सकती है, एक्स तरंग भी जा सकती है। ऑब्वियसली ध्वनि तरंगें ऐसी तरंगें हैं जो माध्यम नहीं होगा, वैक्यूम हमने कर दिया तो वो ट्रेवल नहीं करेंगे। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है, हर्ट्ज अभी हमने डिफाइन किया था, क्या ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, आवृत्ति का है, आवर्तकाल का है, या तरंग वेग, आवर्ती का, वेलोसिटी नहीं होगा, ये केवल फ्रीक्वेंसी का मात्रक होगा। आवर्तकाल का मात्रक होगा टाइम, टी होगा। तरंग वेग का मीटर पर सेकेंड है, तरंग दैर्ध्य हमारा वेवलेंथ मीटर में नापा जाएगा। तो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को हम कंपन प्रति सेकंड या साइकिल पर सेकंड, इसको हर्ट्ज कहते हैं। तो हर्ट्ज हमारे इसका मात्रक होगा। दो क्रमागत श्रृंग, दो सक्सेसिव क्रिस्ट हैं, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, या वेग कहते हैं। दो सक्सेसिव क्रिस्ट, दो क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ऑब्वियसली इसको हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के नाम से हमने इसको डिफाइन किया था। तो ये तरंग दैर्ध्य इसका सही जवाब होगा। इसी तरीके से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे हैं, और उस ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 480 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज। ध्वनि का वेग वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको दे दी, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, और वेवलेंथ पूछी है। अभी एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने किया था, एक सिंपल सा रिलेशन हमने भी निकाला था। यहाँ पे आपको v दे रखा, देखिए वेलोसिटी 332, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 480 हर्ट्ज, दो फैक्टर्स आपको दे रखे हैं। हमने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, v बराबर n लैम्डा।
आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू आपको दे रखी है, n की वैल्यू आपको दे रखी है, आप इससे सिंपल सा लेमडा निकाल सकते हैं, v अपॉन n 332/480, ये आपका 0.69 आ जाता है। तो ये जो अभी तक का पोर्शन अपन ने किया मोटा मोटा, उस पे ऊपर एक और सवाल आप देख सकते हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति आपको दे दी 500 हर्ट्ज, वेग दे दिया 332 मीटर पर सेकंड। अभी दे पूछ लिया 20 कंपन में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करी। पिछले वाले में आपको लैम्डा निकालना था, तरंग दैर्घ्य निकालनी थी, इसमें आपको पूछ लिया कि 20 कंपन में कितना चलेगी तरंग, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बिल्कुल उसी तरह का जवाब होगा। आपको वेलोसिटी दे रखी है, एन आपको दे रखा है, v बराबर एन लैम्डा, फॉर्मूला आप लगाइए, लैम्डा आपने निकाल लिया, ये आया 0.66। ये हो गई एक कंपन में तय की गई दूरी, एक कंपन में कितना चला। अब आपको 20 कंपन निकालना है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 20, इसको आप 20 से गुणा कर दीजिए, ये 13.2 मीटर यहाँ पर आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 साइकिल्स, 20 कंपन में चली गई दूरी आ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं, समराइज यदि हम करें जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है हमारी क्लास का। तरंग गति ऊर्जा संचरण की एक विधि है। ऊर्जा संचरण जब होता है तो माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते हैं, ये हमने अब देखा। मोटे तौर पर 3 तरंगें होती है, मोटे तौर पर हम 2 ही प्रकार की तरंगों की बात करेंगे, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरे प्रकार की द्रव्य तरंगें मैटर वेव्स होती हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की हमने डिफाइन करी, एक अनुप्रस्थ तरंगें हैं जिनको हमने ट्रांसवर्स वेव्स कहा, और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या जिसको अनुदैर्घ्य तरंगें हमने कहा। तरंगदैर्घ्य लैम्डा क्या होता है, इसको हमने डिफाइन किया। समान कला में कंपन करते हुए 2 निकटतम कणों के बीच की दूरी को, 2 सेम फेज के पार्टिकल्स जो पास पास हैं उनके बीच की दूरी को, चाहे वो 2 श्रृंग हैं, 2 गर्त हैं, 2 क्रिस्ट के बीच की दूरी है, 2 ट्रफ के बीच की दूरी है, इनको हमने लैम्डा से परिभाषित किया। ये वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कहलाता है। आवर्तकाल परिभाषित किया हमने, एक कंपन पूरा करने में कितना समय लगा, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, वो कैपिटल टी से दिखाएंगे, आवर्तकाल इसको कहेंगे। आवृत्ति n प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, आवृत्ति को n से दिखाते हैं। कुछ बुक्स में इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको न्यू से भी दिखा देते हैं। कई किताबों में आप देखेंगे, हो सकता है ये इस तरह का एक सिंबल आपको मिल जाए, ये v का थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, न्यू कहते हैं इसको, NUE, न्यू हम इसको लिखते हैं, तो ये भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे हम थ्रूआउट इसको n से बात करेंगे। सो n प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को हमने डिफाइन किया, एक फॉर्मूला इन दोनों के बीच में डिवाइस किया, n = 1/t। इसके साथ में एक फॉर्मूला हमने निकाला, फाई जो फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस के साथ में जोड़ता है, 2π/λx। इसके साथ में एक k = 2π/λ, इस तरह का फॉर्मूला हमने दिखाई किया। इस k को हमने क्या कहा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक। फाइनली हमने एक फॉर्मूला निकाला, v = n λ, जो तरंग के वेलोसिटी को, वेग को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ में जोड़ता है। यहां तक का ये सारा पोर्शन आज अपन ने कंप्लीट किया है, स्टार्टिंग का पोर्शन है। जो भी मटेरियल आपके पास में, जो भी किताब है नहीं है, आप एनसीईआरटी की, राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट से आपको एनसीईआरटी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप 11th की पार्ट 2 की किताब मिलेगी, जहां पे आपको वेव का चैप्टर मिल सकता है। आप ऑनलाइन कहीं भी मटेरियल ढूंढ लें, मिल जाएगा। मैं इस पीपीटी को भी वीडियो बना के आपके साथ आज शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप इसको देखें। एंड कल आई होप आप ये जो मैटर मैं आज भेजूंगा ग्रुप में, आप कम से कम इसको पढ़ेंगे, और आपको 2 छोटे छोटे फॉर्मूले जो हमने आज किए हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। v बराबर n लैम्डा, फाई = 2π/λx, ये जो छोटे छोटे 4 रिलेशंस मैंने इस स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं, ये कम से कम आपको पूछने पे ध्यान होना चाहिए। अब अभी आपको डाउट है कोई, आपका यहाँ तक कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं।